नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कविशा के बर्थडे के बारे में पता चला था अमाल को। अमाल ने मॉम और रूह को भी शामिल किया था अपने इस सरप्राइज़ में, और मॉम और रूह ने बखूबी होल्ड किया था कविशा को छत पर 12 बज जाने तक। 12 बजने के बाद सरप्राइज़ मिला था कविशा को इस लॉन में। ये लॉन पूरा सजा हुआ था। मुबारकबाद दी थी इस हवेली के हर एक मेंबर ने कविशा को। कविशा हैरान हो गई थी। उसे मालूम नहीं था कि कोई बर्थडे ऐसा भी आएगा जिसमें उसको इतनी सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ मिलेगी जन्मदिन की। मॉम ने उसे आशीर्वाद दिया, रू ने उसे प्यार किया, उदय ने उसे बहुत सारी रिस्पेक्ट दी। केक भी कट किया था कविशा ने, और अमाल सिर्फ अपनी कविशा को अपनी मोहब्बत भरी निगाहों से देखती नज़र आई थी, अपनी सच्ची मोहब्बत से, अपने सच्चे दिल से, निछान जिसमें प्रेम था और कुछ नहीं। कविशा के इस सरप्राइज़ में मम्मी और प्रिया भी शामिल थे। ये सारी बधाइयाँ ले लेने के बाद ये दोनों कमरे में गए थे सोने के लिए, जहाँ ऑर्डर दिया था दवाई खाने का अमाल को कविशा ने। और फिर ये दोनों अपने अपने ठिकाने आए थे सो जाने के लिए। तो बस यही था पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। अपनी करवटें बदल रही थी कविशा इस मध्यम रोशनी में। वो सिर्फ अमाल को देख रही थी, जो अमाल सो गई थी, थक गई थी वो। फिर उस पर दवाइयों का असर, उसे नींद तो आ ही जानी थी, लेकिन कविशा को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर जब अपने गालों के नीचे रखा था तो उसकी निगाहें बंध गई थीं अमाल के चेहरे से, उस मासूम चेहरे से, उस सच्चे चेहरे से। और इस बंधन ने खींचा था कविशा को अपनी तरफ। कविशा ने अपने पैरों से ब्लैंकेट हटाकर अपने कदमों को ज़मीन के सुपुर्द किया था और उन कदमों को आगे जाने की इजाज़त दे दी थी। वो कदम अमाल की तरफ बढ़ रहे थे। कविशा ठीक अमाल के चेहरे के सामने बेड पर बैठ गई थी और उसका बायां हाथ अमाल के दाहिने हाथ की ओर बढ़ रहा था और जाकर अटक गया था वो अमाल के चेहरे पर। कविशा की निगाहों ने एक खिंचाव लिया था अमाल के उस सोए हुए चेहरे से, और उसके हाथ का वो थंब उसके गाल को सहलाने लगा था, जैसे उसका दिल ये कर रहा हो कि उसके चेहरे को वो अपने दोनों हाथों में भर ले। और बस कविशा उसे देखे जा रही थी। कैसे कैसे तुम किसी से इतनी मोहब्बत कर सकती हो जो तुम्हें बार बार ये कहे कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? कैसे अमाल, कैसे? तुम्हारे साथ जुड़ जाने के बाद मुझे इतने सारे लोगों से प्यार मिल रहा है। ये सारे लोग मुझे जानते भी नहीं और बस बधाइयाँ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें जानते हैं। क्या क्या मेरे दिल ने जो तुम्हारे लिए राय बनाई थी वो गलत थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी नज़रें जो देखती हैं वो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। आज आज मेरे जन्मदिन पर इतनी सारी बधाइयाँ मिली मुझे बाबा के चले जाने के बाद। मुझे कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, खुद से भी नहीं। उम्मीद तो मुझे आज भी किसी से नहीं, लेकिन लेकिन ये सब सरप्राइज सिर्फ मेरे लिए, वो भी तुम्हारे साथ जुड़ने की वजह से। कैसे कैसे और क्यों? क्यों अम्मा? कविशा की ये सारी बातें उसके दिल से थी, वो अपने दिल से कह रही थी, और उसकी नज़रें बयां कर रही थी कि वो अमाल से ये सारी बातें कह रही है। इसमें कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन भाव
भाव उसमें पूरा का पूरा था, उसमें 1% भी कमी नहीं थी। तभी अचानक से अमाल को कुछ ख्याल हुआ। उसने अपने ख्वाब में देखे जाने वाले सीन से दृश्य से ये दृश्य जोड़ लिया और उसने तेजी में कविशा का वो हाथ अपने हाथ में भरकर कविशा के दोनों कंधों को पकड़ लिया और फट से उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर हो गई और अपने सीधे हाथ से अपना पंच बनाकर कविशा के चेहरे के ठीक सामने किया और कविशा ने फट से अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर उसके पंच को रोक लिया। मैं हूँ, मैं हूँ, क्या मेरा चेहरा फोड़ दोगी तुम? कविशा की आवाज़ ने नींद और ख्वाब दोनों से बाहर निकाल दिया था अमाल को, और अमाल ने फट से अपने पंच को देखा और जल्दी से खोलकर उसे पीछे कर लिया। पीछे करने के बाद कविशा की वो दोनों हथेलियाँ जो जुड़ गई थी उसके चेहरे के सामने, उन्हें धीरे धीरे अलग किया था, हटाया था कविशा के चेहरे के सामने से और देखा था कविशा ने अपनी आँखों को ज़ोर से बंद किया हुआ था। आई एम सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं है? क्या मतलब लगी कि नहीं? तुम सपने में भी फाइटिंग करती हो क्या सबसे? और सपने में कर भी रही हो तो मुझ पर क्यों? तुम्हें पता है ये पंच मेरे चेहरे पर लगता तो मेरे चेहरे का क्या हाल होता? कविशा अमाल के नीचे थी। अमाल का बायां हाथ उसकी कमर के अंदर घुसा हुआ था और कविशा के दोनों हाथ जो अभी खुल गए थे, जैसे वो अपने आप अमाल के सीने से चिपक गए थे। पहली बार ये दोनों इतने करीब थे, इतने। अमाल अपने लबों पे मोहब्बत लिए मुस्कुरा रही थी और देख रही थी कविशा को, जो अपनी आंखें बार बार जानबूझकर कस कर बंद कर रही थी, जैसे वो डर गई थी अमाल के उस पंच से। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है तुमने मुझे मार दिया होता। तुम तो कह रही थी तुम्हारे ख्यालों में यही सब होता है क्या? फिर से कविशा ने अपनी भौं को सिकोड़ा था, बहुत क्यूट वाले अंदाज से। ऐसा कभी नहीं होता, कुछ नहीं होता। बताओ कि मेरे ख्यालों में क्या होता है? अमाल के लफ्ज़ उसकी मोहब्बत की तरह मुलायम थे। नहीं, मुझे नहीं जानना है, छोड़ो मुझे। कविशा ने जाने की कोशिश की थी, मगर अमाल ने अपनी उस कमर वाली बाह को ज़रा कस लिया था। मेरे दिल की धड़कन को उसका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। जब अमाल ने ये लफ्ज़ कहे तो कविशा की आंखें उसकी आंखों से टकरा गई और अमाल की आंखों ने जैसे उसकी आंखों को बांध लिया और इन दोनों ने एक कनेक्शन लेना शुरू किया। बताऊं? हाँ, कि क्या करती हूँ मैं अपने ख्याल में? नहीं। क्यों? जो भी करती हो उसमें मैं शामिल नहीं होती। उस कनेक्शन को थामे हुए ही ये दोनों बातें कर रहे थे। अच्छा, तो फिर मेरी पुकारें सुन लो, मेरे दिल की। ये कहकर अमाल ने कविशा का एक हाथ अपने हाथ में भरा था और अपने सीने पर रख दिया था, अपने दिल पर। कविशा कोई विरोध ही नहीं कर रही थी, वो सब थी, नम थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अमाल ने उसका हाथ अपने सीने पर रख कर कहा, दिल ने ये कहा है दिल से। उसके होंठ बिल्कुल कविशा की नज़रों के सामने थे, बेहद करीब। उसकी नाक से निकल रही सांस कविशा के गालों पर पड़ रही थी, जो गर्म थी। मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान, मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार है दिल। जब उसने दिल कहा था तो कविशा के हाथ को अपने सीने पर दबा लिया था।
खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो। आमाल ये कहते हुए अपने होंठ उसके कान के बिल्कुल करीब ले गई। तुम भी मुझसे प्यार कर लो। और ये फुसफुसा कर गाना कविशा को हिला सा गया। उसने अपने दोनों बाजुओं में जोर भरा और अमाल को धक्का दे दिया, जिससे वो अलग हो गई। कविशा फट से बेड से उतरकर सोफ़े पर आ गई और अपना ब्लैंकेट ओढ़कर वो इसकी तरफ बैग किए सो गई। उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया, अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर जकड़ लिया और अमाल लेटे लेटे ही मुस्कुराई थी और अपने दिल पर उसने हाथ रख लिया था, जहाँ कविशा का अभी अभी तो हाथ था। और बस वो कविशा को निहारती नज़र आई थी। ऐसे ही कुछ देर निहार लेने के बाद वो बैठी थी उठकर। तुम सो गई क्या? अमाल ने कहा था। कविशा सोई नहीं थी, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्शन ही नहीं दिया, 0.01 भी नहीं। अमाल को लगा वो सो गई है। उसने अपने कुर्ते से वो इयरिंग्स वाला बॉक्स निकाला जो सजा हुआ था एक मखमली कागज़ के साथ। वो अपने कदम ड्रेसिंग टेबल की तरफ ले गई थी और एक कागज़ पर वो कुछ लिखने लगी थी। कागज़ पर लिखकर उसने वो बॉक्स वहीं रख दिया था और उस कागज़ को उस बॉक्स से दबा दिया था और अपने कदम अपनी जगह ले गई थी। अपनी जगह लेटकर वैसे ही लेटी थी वो जैसा लेटने के लिए कविशा उसे हमेशा कहती है। अपनी गर्दन और अपनी निगाहों का वे उसने सिर्फ़ और सिर्फ कविशा पर किया था, उसे देखते देखते ही, जबकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ कविशा का वो खूबसूरत सर दिखाई दे रहा था जो पीछे से नज़र आ रहा था। बस उसको अपनी आँखों में भर के अपनी पलकों को उसने बंद किया था और अमाल सो गई थी। उसके सो जाने के बाद जब कविशा को ये एहसास हुआ कि कोई हरकत नहीं हो रही रूम में, तब जाकर उसने करवट ली थी और करवट लेकर वो पलटी थी। पलटकर उसकी निगाहें अमाल के चेहरे पर पड़ी थी और उसके गाल गर्म महसूस हुए थे उसे। उसने अपने गालों पर अपनी हथेलियाँ रखकर उन्हें ठंडा करने की कोशिश की थी। ये क्या करती है? मतलब मुझे क्या हो रहा है? ओह ये कैसी फीलिंग है? कविशा अपनी फीलिंग से लड़ती नज़र आई थी। उसने अपनी चादर को अपने चेहरे पर भी कवर कर कर अपनी आंखें बंद कर ली थी और दिल की तेज चल रही धड़कनों को शांत करना चाहा था। और न जाने वो भी कब नींद की आगोश में चली गई, उसे भी नहीं पता चला। ऐसे ही इन पहरों ने अपना बदलाव लिया। रात के आखिरी पहर ने हाथ मिला लिया था सुबह के पहले पहर से और कविशा की आँख खुल गई थी। जब उसने आँख को खोला तो अमाल को उसी पोजीशन में पाया जिस पोजीशन में वो रात को सोई थी। और एक लंबी सांस ली कविशा ने उसके चेहरे को देखकर। उठकर वो बैठी थी। अपनी चादर को तह करके उसने उसी सोफ़े के सिरहाने लगाया था और अंदर बाथरूम की तरफ चली गई थी। आज उसने अपना वो वाइट और मैरून कलर के कॉम्बिनेशन वाला सूट पहना था। गीले बालों को टॉवल से पोंछते पोंछते वो आईने के सामने हुई थी। जब आईने में अपनी नज़रें उठाकर अपनी ही नज़रों में डाली थी कविशा ने, तो वो रात का पल उसकी नज़रों के सामने आ गया था और वो खो गई थी उसी पल में जब अमाल ने उसे पकड़कर नीचे कर लिया था अपने और पंच बनाकर उसके मुंह पर ताना था। तभी उस वक्त जब उसकी आंखें बंद हुई थी, उसी तरह अभी भी उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और बाहर आई थी अपने ख्याल से। आंखें खोलकर जब उसने आईने के नीचे टेबल के शेल्फ पर वो मखमली रूप से ढका हुआ बॉक्स देखा, तो बस उसके गीले बालों पर चलते हाथ रुक गए थे। ये क्या है? और वो उस डिब्बे के आगे बढ़ी थी। डिब्बा उठाकर उसने खोला था।
जब उसने डिब्बे को खोला था तो उसके अंदर रखे वो खूबसूरत झुमके उसे अपने दिल की तह तक महसूस हुए थे। ये कितनी खूबसूरत है। मुस्कुरा गए थे कविशा के वो लब। फिर उसकी नज़र उस मखमली बॉक्स से हटकर उस नोट पर गई थी। ये कहकर उसने अपने सीधे हाथ से नोट को उठाकर सामने किया था। आईने में वो भी दिख रही थी और उसका हाथ उस नोट के साथ भी दिख रहा था। कविशा, जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद मेरी जान को। आज का दिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। ये आमाल के लफ्ज़ थे। उसने लफ्ज़ों को आगे पढ़ना शुरू किया था। मैं तुमसे पहले तुम्हारी नहीं, हमारी मम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उनसे पहले उस महादेव का जिसने आज के दिन तुम्हें ज़मीन पर भेजकर मुझ पर उपकार कर दिया। अमाल की इस लिखी बात ने कविशा के होठों को खिंचाव दे दिया था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया था। आज का दिन मेरी ज़िंदगी की खुशियों में सबसे पहले आने वाला है। हमेशा, आज के बाद हमेशा। मैं नहीं जानती कि तुम मेरी किस नेकी के बदले मिली हो, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि तुम नेकी के बदले मिली हो। बहुत सारी नेकी का इकट्ठा हिसाब किया है महादेव ने तुम्हें मुझे सौंपकर, तुम्हें जन्म देकर इस ज़मीन पर उतार कर। मेरी सारी दुआएं एक बार में ही कबूल कर ली है महादेव ने, एक बार में ही। और इतना खूबसूरत सिला मिलेगा मेरी दुआओं का मुझे मालूम नहीं था कविशा। तुम मेरे दिल की सबसे पहली और आखिरी उम्मीद हो, प्यार हो मेरा, मोहब्बत हो मेरी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, ये दिल तुम्हारा तभी हो गया था, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफ़रत क्यों। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। ये छोटा सा तोहफा मेरे दिल की धड़कन के लिए, और इतना यकीन दिलाती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में तुम्हें हर वो चीज़ दूँगी जो तुम्हारे काबिल हो। तुम्हें अपने सर आँखों पर रखूँगी, तुम्हें अपने दिल की हर दीवार पर छाप दूँगी, तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करूँगी, बेइंतहा। मॉम और रूह के बाद तुम हो, सिर्फ तुम। और मेरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम तीनों के इर्द गिर्द है। और अब उस सर्कल मम्मी और प्रिया भी शामिल है। कविशा की आंखों से आंसू गिरकर उसी नोट पर छप गया था। जब प्रिया और मम्मी का नाम इस खत में आया था तो कविशा के दिल ने एक अलग करवट ली थी अमाल की तरफ, और उसने उन्हीं भीगी पलकों से सोई हुई अमाल को देखा था। वापस अपनी पलकें उस पर्चे पर की थी। इसे आज पहन लेना, मेरी इश्क नहीं, मेरी मोहब्बत नहीं, तो मॉम का आशीर्वाद समझ कर ये पहन लेना, रूह का प्यार समझ कर ये पहन लेना, प्रिया की नादानी समझ कर पहन लेना, मम्मी का प्यार समझ कर पहन लेना, लेकिन पहन लेना। तुम्हारे लिए इस दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में बिखेर दूँ तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये छोटा सा ही तोहफ़ा है। पहन लेना प्लीज़ मेरी जान, तुम्हारी हो जाने वाली अमाल। एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे माय लव। इस पर्चे को पढ़कर
कविशा ने फ़ोल्ड किया था। फ़ोल्ड करके उसने अपने बैग में रख लिया था और अमाल की तरफ मुड़ी थी। फिर से उसके कदमों को खींच ले गई थी सोती हुई अमाल। और कविशा ने जाकर फिर से उसके चेहरे को देखा था। उसकी नज़र अचानक उसके पीठ पर गई थी और उसके हाथ उसके कुर्ते को उस ज़ख्म तक हटा गए थे। वो ज़ख्म देख रही थी कविशा। ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? और जैसे उसके ज़ख्म का एहसास आज कविशा के दिल पर लगा हो। फिर से उसने उसके कुर्ते को नीचे किया था। आईने के सामने गई थी और उस मखमली डिब्बे को खोलकर अपना दाहिना झुमका निकाला था और अपने कानों में पहन लिया था। एक झुमका पहने, ये गीले बाल लिए, ये बड़ी बड़ी आँखें लिए निहारा था अपने आप को आईने में। और न जाने क्यों कविशा को खुद वो अलग लगी थी। उसने चुपचाप से वो बाहिना झुमका भी उस बॉक्स से निकाल कर अपने कानों के सुपुर्द किया था। बालों को बटोर कर दाहिनी तरफ अपने सीने पर मोड़ दिया था। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो, कितनी खूबसूरत। ऊपर से ये सफ़ेद और मरून का कॉम्बिनेशन। हाय, अमाल देख ले तो उसकी जान न निकल जाए। लेकिन कविशा ने भी आंखें भर के निहारा था उन दोनों झुमके को। एक हल्का सा रंग अपने होठों पर लगाया था जो इस मरून कलर से मैच हो रहा था। दुपट्टा उठाकर उन गीले बालों को ढक लिया था कविशा ने और अमाल को देखते हुए इस रूम के बाहर गई थी। जब बाहर गई थी, मॉम नहीं थी आज बाहर लॉन में। कविशा ने घड़ी को देखा था। आज कविशा जल्दी उठ गई थी। मॉम अभी तक उठी नहीं है क्या? कविशा ने धीरे से कहा। तभी एक दासी कुछ फूल मंदिर में ले जा रही थी। उसे रोक कर कविशा ने मॉम के बारे में पूछा था। उसने बताया, मॉम तो बगीचे में है। अच्छा, ठीक है। उससे ये कहकर कविशा के कदम बागीचे की तरफ बढ़े थे तो देखा था मॉम चांदनी के फूल इकट्ठे कर रही थी टोकरी में। कविशा ने जाकर मॉम के कदमों को छू लिया था। अरे, बहुत मुबारक तुझे तेरा जन्मदिन। बहुत बहुत बड़ी ज़िंदगी मिले तुझे, बहुत बड़ी, और उसमें सारी खुशियाँ मिले। मैं लंबी ज़िंदगी की दुआ कभी नहीं देती, देती हूँ तो बड़ी ज़िंदगी की। तुझे बहुत बड़ी ज़िंदगी मिले। इसी तरह अपने इस खूबसूरत चेहरे से मेरी अम्माल की ज़िंदगी को संवारे। माथा चूम लिया था यहाँ मॉम ने कविशा का। कविशा हैरान थी किस तरह मॉम ने उसे अपना लिया था, अपने बच्चों की तरह उसे प्यार किया था। मॉम, मैं तोड़ूं फूल? हाँ हाँ, तेरे ही बगीचे हैं, तोड़। कविशा मॉम के साथ फूलों को तोड़ने लगी थी और ये दोनों अब मंदिर की तरफ बढ़े थे। और कविशा ने रोज की तरह पूजा की थी, आरती गाई थी उसने। उसके मीठे स्वर पहुँचे थे अमाल के कान में और अमाल जग गई थी। जगते ही उसने उस टेबल की तरफ देखा था। वहाँ जो उसने छोड़ा था वहाँ वो था नहीं। उसके चेहरे पे ऑटोमेटिकली न जाने कितने वॉट की स्माइल आ गई थी, चमक आ गई थी। वो फट से बाथरूम की तरफ गई थी और नहा आई थी। आज आमाल ने भी वाइट कलर का कुर्ता पैजामा और उस पर मरून कलर की सदरी पहन ली थी। रूबी फट से आकर मंदिर में हाथ जोड़े खड़ी हो गई थी। पहुंच गई थी आमाल भी, उसने भी हाथ जोड़ लिए थे। जब आरती पूरी कर कविशा मुड़ी थी तो सबसे पहले मॉम को फिर रूह को उसने उस आरती से नवाजा था। वाह भाभी, ये झुमके तो बहुत प्यारे हैं। एक ही ने दिए हैं ना? धीरे से पूछा था यहाँ रूह ने। और पूछते ही उसके अमाल ने कविशा को और कविशा ने अमाल को देखा था। क्यों, मैं नहीं खरीद सकती क्या? कविशा ने कहा। सिर्फ तुम्हारी एक ही दे सकती है। नहीं नहीं भाभी,
मैंने कब कहा ऐसा? आप भी खरीद सकती हैं क्योंकि आप दोनों की पसंद एक जैसी है ना? प्रसाद। कविशा उसकी बात पर कुछ बोले। प्रसाद के लिए रूह ने आगे हाथ बढ़ा दिए थे और अमाल ने भी बढ़ाया था। इस बार अमाल की हथेली में प्रसाद दिया था कविशा ने, और ये लोग अब नाश्ते के लिए बैठे थे। हर रोज़ की तरह मॉम ने सबको पहला निवाला अपने हाथों से खिलाया था और ये सब नाश्ता करने लगे थे। अच्छा, तुझे बेकरी तो नहीं जाना आज? मॉम ने नाश्ता करते हुए पूछा था। जाना है मॉम। अरे आज रहने देना मॉम, वो भी तो। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं रोकूंगी मैं तुझे, लेकिन एक काम है। मैंने कुछ कंबल मंगवाए हैं और कुछ लोग आएंगे आज अभी, यहाँ तक कि आ भी गए होंगे। सुबह सुबह ही ये मैं करती हूँ और हर साल करती हूँ, और इत्तेफाक देख या भगवान की मर्ज़ी देख, आज तेरा जन्मदिन है, तो अपने हाथों से ये कंबल उन गांव वालों को दे दे जो ज़रूरतमंद है। मॉम की इस बात ने कविशा की आंखों को ठहरा दिया था। मॉम, लेकिन मैं क्यों? आप, मेरा मतलब उसका कंठ भारी हो गया था अपनी बात कहते हुए। वो, आप हर साल यही करती हैं तो आज भी करिए ना प्लीज़। मैं 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 भी तो आपकी बेटी हूँ ना, तो प्लीज़ मॉम, ये आप ही करिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं ही कर देती हूँ, लेकिन चल मेरे साथ तो चल। हाँ चलो रू का हाथ पकड़े कविशा मॉम के पीछे गई थी। अमाल सिर्फ कविशा के चेहरे को देख रही थी और उसके कानों में हिलते वो झुमके जैसे उसकी धड़कन को हिला रहे थे। वो भी धीरे धीरे इन तीनों के पीछे पहुंची थी और एक दूरी लिए इस हवेली के बरामदे के खम्बे का टेक लगाए सिर्फ अपनी कविशा को देख रही थी अमाल। और अमाल और रूह मॉम के साथ कुछ कंबलों का वितरण कर रहे थे। तभी एक दासी कविशा का फ़ोन लिए उसकी तरफ बढ़ी थी। अमाल ने देखा था कविशा ने फ़ोन लेकर कान पर लगाया था और उसने कुछ बात की थी। अमाल दूर खड़े नोटिस कर रही थी और कविशा ने बात करके फ़ोन कट कर दिया था। कंबलों का वितरण ख़त्म हुआ था और ये लोग फिर से अंदर आए थे। मॉम को बिठा दिया था कविशा ने सोफे पर। मॉम, अब मैं जाऊँ? देर हो रही है। हाँ जा, लेकिन सुन, जल्दी आ जाना। शाम को छोटी सी पार्टी रखी है तेरे बर्थडे की खुशी में, ठीक है? मॉम, इसकी क्या ज़रूरत थी? क्यों नहीं थी? अभी थोड़ी देर पहले तूने ही कहा ना कि मैं आपकी बेटी नहीं, तो तू मेरी बेटी नहीं है क्या? मेरे बच्चों के लिए मैं जन्मदिन की पार्टी रखती हूँ। ठीक है मॉम, मैं आ जाऊँगी। अभी जाऊँ? हाँ जा, खुश रह। कविशा ने कदम मोड़े ही थे कि अमाल बोल पड़ी थी। रुको, मैं भी वहीं चल रही हूँ, तुम्हें छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों छोड़ोगी मुझे? मैं चली जाऊँगी। अरे रास्ते में छोड़ दूँगी ना। नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। मैं चलती हूँ। कविशा जब ये कह रही थी तो अपने अंगूठों को जरा रब कर रही थी एक दूसरे से, और ये बात अमाल नोट कर रही थी। और कविशा निकल गई थी। मॉम, मुझे एक ज़रूरी काम है, तो मैं बस आधे घंटे में आती हूँ। अमाल का मन उतर गया था और अमाल भी पहुँची थी। कविशा आगे निकल गई थी अपनी उस गाड़ी के साथ जो मॉम ने उसे दी थी। अमाल भी बैठी थी अपनी स्कॉर्पियो पे और उसने धीरे धीरे कविशा की उस गाड़ी का पीछा किया था। कविशा की गाड़ी थोड़ी दूर चलने के बाद रुक गई थी। जब अमाल ने भी अपनी स्कॉर्पियो रोकी थी तो लेफ़्ट तरफ देखा था तो दिखा था वही नर्सिंग होम। कविशा की गाड़ी रुकी थी। कविशा गाड़ी से निकली थी और छोटे से गेट के अंदर वो चली गई थी। अमाल भी अपनी गाड़ी से उतर गई थी और गेट के बाहर से ही उसने अंदर झांका था तो देखा था कविशा फिर से एक लड़के के साथ थी और वो उससे बातें कर रही थी। वो लड़का उसे एक छोटा सा फूल दे रहा था। अमाल का सर फट गया था ये देखकर।
उसके कान गर्म हो गए थे। वो अपने गुस्से को यहाँ कंट्रोल करती नज़र आई थी। उसने अपने कदम वापस अपनी स्कॉर्पियो के पर किए थे और घुमाई थी स्टीयरिंग उसने दाहिनी तरफ, और इस कच्ची सड़क में धूल उड़ाते हुए उसकी स्कॉर्पियो आगे तेज़ी से बढ़ गई थी। प्रिया तवे पर ज़रा अपना पराठा पलट रही थी, तभी डोर पर बेल बजी थी। अभी कौन है, नाश्ता भी नहीं करने देते हैं ठीक से, ये कहते हुए गैस का फ्लेम ज़रा कम किया था प्रिया ने और अपने कदमों को दरवाजे पर बढ़ा दिया था। दरवाज़ा खोला था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? प्रिया की तो भवें सिकुड़ी थी, लेकिन उदय के लब खिंच गए थे प्रिया को देखकर। गुड मॉर्निंग प्रिया जी। हाँ गुड मॉर्निंग। तुम क्यों आए हो यहाँ सुबह सुबह? वो बॉस ने भेजा है। बॉस ने भेजा है आपका ये गिफ्ट लेकर। गिफ्ट? मेरा गिफ्ट? अमाल ने? हाँ हाँ, अमाल ने, मेरा मतलब बॉस ने। हम अंदर आ जाऊँ? हाँ हाँ आ जाओ। प्रिया हटी थी थोड़ा सा दरवाजे के बगल से, और उधर उतनी सी जगह में ही प्रिया से ज़रा बचते बचते अंदर आ गया था, और प्रिया ने दरवाज़ा बंद किया था। ये आपका सेल फ़ोन आपने? अरे अमाली सेल फ़ोन? हाँ बॉस ने कहा वो थोड़ा लेट हो गया तो उसके लिए सॉरी। सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया ने उछलकर उदय के हाथ से वो बॉक्स ले लिया था। हाँ, और उसका उछलना उदय को बड़ा पसंद आया था, अच्छा लगा था उसे। इतने में मम्मी भी इस तरफ आ गई थी। उदय ने मम्मी के पैर छुए थे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या है, क्या आया है? मम्मी ने पूछा था। अमान ने मेरा सेल फ़ोन भेजा है मम्मी। तो यही सब मांगती रहती है उससे? मैंने नहीं मांगा मम्मी, मैंने, मेरा मतलब अमान ने मुझे भेजा है, गिफ्ट भेजा है ना, वो हमारे बीच की बात है मम्मी। और बस प्रिया एक छोटे बच्चे की तरह अपना गिफ्ट बॉक्स खोलने लगी थी। मम्मी, वो बॉस ने कहा है आप लोगों को घर ले जाने के लिए। क्यों? प्रिया ने बॉक्स खोलते हुए पूछा था। अरे भाभी का बर्थडे है ना आज, तो पार्टी है। मॉम फ़ोन करेंगी अभी। हाँ, बहन जी का फ़ोन आ गया था। लेकिन अभी कि दोपहर के बाद? हाँ मम्मी, मेरा मतलब आंटी, दोपहर के बाद। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बैठो बेटा। अरे तू बस अपना ये डब्बा ही खोलती रहेगी कि उस बेचारे को चाय पानी भी पूछेगी? चाय पी के क्या करेंगे? गैस! ये कह के प्रिया फट से किचन में पहुंची थी, और वहाँ कविशा उस लड़के से मिल चुकी थी। वही लड़का था रूह का प्यार। वो फिर से आज अपनी भाभी के साथ यहाँ आया था। रूह ने उसे बताया था कि कविशा का आज बर्थडे है, तो इसलिए उसने कविशा को विश करने के लिए उसे फ़ोन किया था, और कविशा को भी भाभी से उसकी मिलना था और बातें करनी थी। कविशा ने उसकी भाभी से पूछा तो पता चला कि उस लड़के ने अपनी भाभी को रूह और अपने प्यार के बारे में बता दिया है। कविशा ये जानकर बहुत खुश हुई थी। उसने उस लड़के और उसकी भाभी से विदा ली थी और अपनी बेकरी पहुंच गई थी। जैसे ही बेकरी पहुंची थी उसे सरप्राइज़ मिला था। यहाँ भी गुब्बारा फोड़ दिया गया था उसके सर पर। अरे, और इस बेकरी को सजा दिया गया था। ये सब आप लोगों ने क्यों किया? अरे बेटा, हमने कहाँ किया है। अरे सुबह सुबह एक लड़का आया था, वही ये सब सजा कर चला गया। काका ने बोला था। ये लड़का, वो जो हरदम हंसता रहता है वही? कविशा ने काका से पूछा था, तो बाकी सब ने हाँ में जवाब दिया। उदय, उदय आया था यहाँ। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लेकिन इन सब की, अरे बेटा हमने तो ये सब किया ही नहीं। हम तो हर बार की तरह तुम्हें अपनी अपनी मुबारकबाद देना चाहते थे। अच्छा कोई बात नहीं। दीदी दीदी, पता है हमें पार्टी में भी बुलाया गया है आज। एक छोटी सी लड़की ने आकर कविशा का हाथ थाम लिया था। कविशा अपनी घुटनी पर बैठ गई थी उसके सामने। अच्छा किसने? वो भैया आए थे ना, उन्होंने ही बुलाया है। वो बड़ी वाली हवेली है ना, वहीं पे, तो हम सबको वहीं जाना है शाम को। वो लड़की ये कहकर खिलखिलाते हुए बाहर चली गई थी, और कविशा हैरान हो गई थी। लेकिन क्यों बुलाया है? ये कहकर वो अपने कार्यस्थल पर गई थी, जहाँ उसके बही खाते रखे हुए थे, और उसने एक किताब निकाल कर खोल ली थी और सोच में डूब गई थी।
डूब गई थी कि ये सब एक सपना तो नहीं है। क्या सच में ये सच है? हाँ, ये सच ही है। कविशा को ये पता लग ही जाएगा। आज का एपिसोड पूरा हुआ। अपनी राय लिखना न भूलिएगा। मेरे आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। सब्सक्रिप्शन जितना ज़रूरी है, कमेंटिंग भी उतनी ज़रूरी है। लाइक कर दीजिए भी, शेयर कर दीजिए और बस दुआ करिए जल्द आए अगला भाग। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।